हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DFCCIL के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये जनरल साइंस का पेपर है, 2016 में आया था। तो ये क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, लेकिन साथ में हम आपको एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे अच्छे से, ठीक है। अगर आप 2018 वाला देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर आप देख लीजिए। 2018 का सभी मैं प्रीवियस ईयर करा दिया हूँ, प्लस में बहुत सारा और भी वीडियो दिया हूँ जो काफ़ी अच्छा है। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का कि बेकिंग पाउडर में क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर में जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये होता है कैसा, तो खाने वाला सोडा होता है। खाने वाला सोडा के नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है, तो यही होता है। इसका आपको केमिकल फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NaH और CO3 होता है, ठीक है। आप इस फार्मूला को देख करके एक फार्मूला से आप कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है, ठीक है। अगर आपको सोडियम कार्बोनेट लिख दे ऑप्शन में, सोडियम कार्बोनेट, तो आपको थोड़ा सा इस दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको भी बता रहा हूँ। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है इसको एक्चुअली हम बोलते हैं धोने वाला सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा। धोने वाला सोडा बोलते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो इस दोनों को आप याद रखिएगा। कोई भी इस बार ये पूछा गया तो हो सकता है अगला बार कोई और पूछा जाए। इसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला कैल्शियम क्लोराइड का, तो CaCl2, और इसका मैग्नीशियम सल्फेट का तो MgSO4 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये मैं कट कर देता हूँ, MgSO4, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड का तो आपको पता ही होगा, NaCl होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इतने चीज़ों को याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि प्याज पौधे का कौन सा भाग है। तो देखिए प्याज जो है पौधे का, एक्चुअली अगर ऑप्शन में ये 4 नंबर जो देख रहे हैं, अगर ये नहीं रहता तो आपका तना सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि संशोधित भूमिगत पत्ते, तो ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो इसका ऑप्शन तना जो है, तना, ये सही हो जाता, ठीक है। तो आपको इस दोनों ऑप्शन को ध्यान रखना। अगर ये नहीं रहता तो ये सही हो जाता, क्योंकि बहुत सारे जगह बुक में डायरेक्ट तना ही दिया गया है, लेकिन आप इसको अगर डीपली में पढ़िएगा तो अब जा करके ये संशोधित भूमिगत पत्ता दिया है। तो अगर ये ऑप्शन में है तो ये सही होगा, अगर ये नहीं रहता तो तना हो जाता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि पश्चिमी देशों में कार के रेडिएटर में पानी की जगह अल्कोहल भरा जाता है, क्यों भरा जाता है अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल इसलिए भरा जाता है, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, सुनिए। अल्कोहल का हिमांक बिंदु पानी की तुलना में कम होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे कि पानी है, मान लीजिए कि यहाँ पे पानी है और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अल्कोहल का अगर देखिएगा तो ये लगभग 114 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस में, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लो हो गया। तभी क्या होता है पश्चिमी देश में कि जब मान लीजिए कि ठंडा का मौसम आता है, तो अगर टेम्परेचर मान लीजिए कि वहाँ के अगर 0 डिग्री के आसपास हो जाएगा तो रेडिएटर का अंदर का पानी क्या हो जाएगा, जमने लगेगा। तो फिर तो वो हीट को नहीं पास करेगा, क्योंकि हम रेडिएटर गाड़ी में लगाते हैं इसलिए क्योंकि मशीन के द्वारा जो भी हीट उत्पन्न होगा उस हीट को पानी के द्वारा, चाहे जो भी उसमें हम मटेरियल डाले हैं लिक्विड, उसके द्वारा उस हीट को बाहर करना, ठीक है। मतलब हीट एक्सचेंजर के रूप में उसका काम होता है। तो ये तो बाहर कर ही नहीं पाएगा पानी अगर जम जाएगा तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या अल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली नहीं करते, ये तब करते हैं जब ठंडे का मौसम हो जाए या वैसा सिचुएशन हो जाए, तब जैसे कि ऐसे लगे कि अब पानी डालूंगा तो जम जाएगा, उस केस में हम अल्कोहल का यूज करते हैं। तो अल्कोहल का हमारा पर्पस क्या है यूज करने का, कि उसका जो होता है क्या कि हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए हम यूज करते हैं अल्कोहल का। समझ गए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम ठोस को पूरी तरह से तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम ठोस है, इसको तरल में बदलना है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर अंग्रेजी में बात करें तब, अगर हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संलयन की गुप्त ऊष्मा। जैसे कि आप बातों को पहले समझिए, जैसे कि आप देखे होइएगा कोई, जैसे कि मान लीजिए कि आप बर्फ़ देखे होगा, जनरली आपके पास फ्रिज होगा, तो देखिए क्या कि बर्फ़ मतलब पानी जो होता है, पानी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे
0 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता है, ठीक है। लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघल भी जाता है। जब मान लिया जाए कि यहाँ पे 1 kg पानी, 1 लीटर आपके पास पानी है, इस कप इसमें इसके अंदर 1 लीटर पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या किए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे इससे हीट जो है सो बाहर निकालिए। क्यों क्या कर रहे हैं, आप बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यों क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, तो ये बाहर निकालिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, यानी कि बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन ये बर्फ़ अब बन गया, मान लीजिए कि ये बर्फ़ का आपके पास चट्टान हो गया, ठीक है, ये बर्फ़ का चट्टान हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं आप, ठीक है। हीट क्या कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इसको। तो अब क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फिर से क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। बात समझ गए, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, मतलब टेम्परेचर दोनों केस में कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। मतलब टेम्परेचर सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम उसका हीट अगर बाहर निकालना है तो बर्फ़ जम जाएगा 0 डिग्री पे। अगर हीट दे रहे हैं 0 डिग्री पर, तब क्या हो जाएगा, तो वो पानी बन जाएगा। तो यही जो उष्मा लगा, ये हीट जो हुआ, ये हीट, इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, तो संलयन की गुप्त उष्मा बोलते हैं, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझ गए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम ABCD टिक लगा देंगे ना तो आपका कोई मतलब नहीं बनेगा, इसीलिए हर क्वेश्चन को आप समझिए, अंदर से फीलिंग लीजिए क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको कि नीचे दिए गए विकल्प में से उस पदार्थ की पहचान कीजिए जिसमें मीठी महक हो, ठीक है, मीठी महक हो। तो मीठा महक किस में होता है, तो ईस्टर में होता है मीठा महक, ठीक है। ये अम्ल और अल्कोहल की प्रतिक्रिया से बनता है, ठीक है। तो इसमें तो ये तो आप याद ही रखने वाला, इसको याद रख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु की द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमता है तो उसका कार्य कितना होता है, शून्य होता है। लेकिन आप थोड़ा सा समझ भी लीजिए, ठीक है, ताकि कंसेप्ट पता हो जाए आपको। देखिए जब मान लिया जाए कि वृत्ताकार मतलब क्या है, ऐसे होगा, आप मान लीजिए कि वृत्ताकार है, ठीक है। और जब भी कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में घूमता है, अगर मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है और इसके पास वेलोसिटी अगर भी है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको घूमने के लिए वृत्ताकार पथ में एक फोर्स का जरूरत है। कौन सा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो अभिकेंद्री बल कहते हैं, ये ज़रूरत होता है। मतलब ये अगर इस पे ऐसे घूम रहा है, हर जगह ऐसे घूम रहा है, तो इसके मतलब जिस टाइम में ये ऐसे घूम रहा है उस टाइम में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। यही फोर्स है कौन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, यही फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स का भी ज़रूरत होता है इस वस्तु को, मतलब एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। तो मान लिया जाए जब ये वस्तु फिर से यहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ आएगा तो इसके ऊपर फिर फोर्स किधर लगेगा, तो इधर की तरफ लगेगा। जब ये वस्तु यहाँ था तो इसका वेलोसिटी मान लीजिए कि इधर था, इसका वेलोसिटी इधर है, तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, हर केस में जो फोर्स लग रहा है और वस्तु का जो वेलोसिटी है उसके बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल है। समझ गए बात। और आप एक चीज़ और जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वस्तु जा रहा है, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस भी होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि विस्थापन भी होगा उसी डायरेक्शन में। तो आपको पता क्या है कि फोर्स इजिकल टू में क्या होता है, तो वर्क इजिकल टू में क्या होता है, तो FS cos थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसके मतलब क्या हो गया कि फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए कार्य जो होगा, मतलब यहाँ पे कार्य जो होगा ओवरऑल क्या है, 0 आया। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चीज़ों को समझ गए आप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आप इसका फार्मूला भी याद रख लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, तो mv²/r होता है। मास होता है यहाँ पे, m जो है मास है इस वस्तु का, और v जो है जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वस्तु घूम रहा है, और r क्या है, जो इसके सेंटर से इस वस्तु का रेडियस है, मतलब जितना दूरी पर है वही क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए प्राकृतिक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक संकेत के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और किसका किया जाता है, तो जैसे कि लिटमस का भी प्रयोग किया जाता है। और किसका किया जाता है, तो आप एक सुने होइएगा, जैसे कि गांव देहात में सुने होइएगा, ऐसे तो शहर में ये सब कम ही मिलता है सुनने के लिए, कि चीनी गुलाब का पंखुड़ी, चीनी गुलाब का पंखुड़ी, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक, मतलब
संकेतक के रूप में, ठीक है। तो हल्दी का तो आप देख लिए यहाँ पे अम्ल और क्षार के लिए मतलब एसिड, और बेस के लिए काफ़ी लोग इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बताता हूँ, क्योंकि वो लोग कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा इंग्लिश भी बताइएगा, इसीलिए। देखिए लिटमस जो होता है ये कहाँ से मिलता है, तो आपको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। और ये लाइकेन जो होता है एक प्रदूषण का मतलब प्राकृतिक सूचक है, किसका, तो प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है कौन, तो लाइकेन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। मैक्सिमम इस्तेमाल जो होता है प्राकृतिक सूचक के रूप में लाइकेन को ही किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता था। पानी के साथ जो तेज़ी से अभिक्रिया करता है ये होता है सोडियम, ठीक है। सोडियम को इसीलिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी के तेल में, कहाँ रखा जाता है सोडियम को, तो मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर इसको बाहर रखेंगे तो पानी के संपर्क में आएगा, चाहे हवा के संपर्क में आएगा, तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, इसीलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम के साथ साथ आप और याद रख लीजिए किसको किसको रखते हैं मिट्टी के तेल में, तो लिथियम को भी रखते हैं, लिथियम के साथ और पोटेशियम को भी रखते हैं, पोटेशियम को भी, लिथियम को Li से लिखते हैं और पोटेशियम को K से लिखते हैं संकेतिक नेम, और सोडियम को Na से लिखते हैं। इस सब को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब और यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको रिएक्टिव तत्व समझा देते हैं ताकि और भी कोई परीक्षा में आ जाए तो आप बना ले उसे, ठीक है। देखिए पहली बात कि आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखिएगा तो आपको ऐसे, जैसे कि ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो आपको ऐसे दिखेगा। 11 नंबर पे आपको सोडियम दिखेगा, ठीक है, और 12 नंबर पे क्या, मैग्नीशियम दिखेगा। उसी तरह से 19 नंबर पे आपको पोटेशियम दिखेगा और 20 नंबर पे क्या, कैल्शियम दिखेगा। तो इसमें आपको ऐसे करके बना लेना है, एक ट्रिक बना लीजिए, ऐसे करके और ऐसे बना लीजिए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है आपको इधर से जाना है, इधर से, जैसे कि N आप लिखते हैं ना ऐसे, तो ये समझिए वही है, ठीक है। तो ऐसे आपको इधर से जाना है, फिर इधर से जाना है, फिर इधर से जाना है। तो इसमें मैक्सिमम, इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है ये होता है पोटेशियम, ठीक है, मैक्सिमम रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये होता है, उसके बाद ये, और सबसे इस चारों में मिनिमम ये होता है। इसी चारों में हम बता रहे हैं मिनिमम, ये पूरा पीरियोडिक टेबल में हम नहीं बता रहे हैं, वो अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस चारों में ये मिनिमम होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है आपको यही चारों से पकड़ में आ जाएगा। कई बार तो इसको सीक्वेंस में सिर्फ लगाने के लिए दिया है कि आप मैक्सिमम से मिनिमम रिएक्टिव तत्व को लगाइए, तो आपको ये चारों पता रहेगा तो हो जाएगा। मतलब इसमें अगर मैं मैक्सिमम रिएक्टिव की बात करूँ, मैक्सिमम रिएक्टिव तो किसका होगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम का, उसके बाद किसका, तो सोडियम का, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद किसका, तो मैग्नीशियम का हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मिनिमम की अगर मैं बात करूं, मिनिमम रिएक्टिव की बात करूं, तो सबसे कम किसका होता है, गोल्ड। और गोल्ड के बाद किसका होता है, तो गोल्ड के बाद होता है आपका सिल्वर, और सिल्वर के बाद होता है Hg मरकरी, ठीक है। इतना को आप याद रखें। अगर आपसे ये पूछ ले कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको क्या बताना है, सीजियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जब मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ आपको यहाँ पे, सब के सब इफेक्टिव है। आप एकदम कंसंट्रेट करके याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए। ऐसे मैं क्वेश्चन का PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे गन्ना चीनी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए गन्ना चीनी के रूप में किसे जाना जाता है, तो सुक्रोज को जाना जाता है गन्ना चीनी के रूप में। इसी तरह से यहाँ जो फ्रक्टोज दिया हुआ है इसको जाना जाता है फल चीनी के रूप में, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया है, ग्लूकोज दिया हुआ है, इसको जाना जाता है अंगूर चीनी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक नहीं, ये तीनों याद रखना है। हो सकता है अगले बार कोई और पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। आपको लूसेंट में जा कर के, और एक पेज में ही दिया हुआ है पूरा के पूरा, जैसे कि
बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होता है, वायरस से कौन सा होता है, प्रोटोजुआ से कौन सा होता है, फफूंद से कौन सा होता है, फंगस से। ये चारों के चारों आपको देख लेना है, ठीक है। अगर मैं अभी बोल भी दूंगा तो आपको याद रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको चारों को देख लेना है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए चारों को, ठीक है। और सोते जाते समय हर दिन 10 दिन तक आप क्या कीजिए, उसको पेज को भगा भगा कर एक बार सिर्फ देख करके नाम पढ़ करके सूत जाइए। जब आपको एग्जाम में आएगा आराम से बन जाएगा। 5-7 दिन के बाद देखिएगा एक टॉपिक से उससे क्वेश्चन लगा करके एकदम बहुत इजीली बन जाए। क्योंकि वो चीज़ें कई बार होता है ना, चीज़ें कि अगर याद नहीं होते रहता है तो उसको देख देख कर अगर देखते रहिएगा ना तो वो याद हो जाता है, लंबे टाइम के लिए याद हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए इन चीज़, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है डीजी से, ठीक है। और ट्रिक उरिक बना करके याद कीजिएगा ना, वो बड़ा कम देर के लिए रहता है दिमाग में। लेकिन आप 10 बार 20 बार अगर देख लीजिएगा, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, 1-2 बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है कि धातु न तो मैलिएबल हो और न ही डक्टाइल, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैलिएबल क्या होता है, डक्टाइल होता है क्या। तो मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा जिंक, कि जिंक जो है न तो मैलिएबल है और न डक्टाइल है। मैलिएबल क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा लोहा का गेंद है, ठीक है, चाहे कोई भी मटेरियल है जिसका ये गेंद है, ठीक है। अब इसको अगर आप हथौड़ा से अगर पीटिएगा तो ये अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा सा बन गया, ठीक है, इतना बड़ा सा ये चादर के टाइप में बन गया, ठीक है, इतना बड़ा सा चादर बन गया। तो अब ये इतना बड़ा चादर में जो कन्वर्ट हो गया इतना छोटा सा ये गेंद, तो ये प्रॉपर्टी ही क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ये छोटा सा से बड़ा सा चादर में कन्वर्ट होना, इस प्रॉपर्टी को, जिसमें ये प्रॉपर्टी है इतना छोटा सा ये बन गया, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो मैलिएबल, मैलिएबल बोलते हैं। मतलब जिसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है उस प्रॉपर्टी को मैलिएबल बोलते हैं। अब डक्टाइल किसको बोलते हैं ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एगो इतना छोटा सा कोई भी मटेरियल है जिसका टुकड़ा है, ठीक है। अब इसको क्या किए, दोनों साइड से पकड़ करके जब खींचने लगे ना आप, तो ये लमरते 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 इतना बड़ा बन गया, ठीक है, ये लमरते इतना बड़ा बन गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। इससे जो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ यही कहलाता है डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये कहलाता है मैलिएबल प्रॉपर्टी। तो ये जिंक के अंदर क्या होता है कि ना तो डक्टाइल होता है और ना मैलिएबल। जिंक को हम क्या बोलते हैं, तो व्हाइट मेटल बोलते हैं, व्हाइट मेटल बोलते हैं जिंक को। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो आप पढ़े हुए कई जगह, गैल्वेनाइजेशन में, गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आप इस्पात या लोहे के ऊपर एक पतला सा परत चढ़ाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिए। देखिए प्लेटिनम क्या है, मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं क्योंकि बहुत अच्छा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, इसके अंदर प्रॉपर्टी तो डक्टाइल का भी होता है और मैलिएबल का भी प्रॉपर्टी होता है। इसका यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत अगर बड़े बड़े सिंगर उंगर को आप अगर लाइव मतलब कोई शो देखे होइएगा ना, जैसे कि मतलब ऐसे जा करके शो में, तो उसको देखिए कभी कभी वो क्या होता है कि जो गर्दन में पहने रहता है हार्ट टाइप का ना, वो बहुत सारे प्लेटिनम का भी पहना रहता है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर आपका ये हो जाता है और ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है ये कि काला रोग यानी कि काला अजार रोग जो होता है किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका लिस्मेनिया के कारण होता है। देख रहे हैं सभी, मतलब एक ही सेट में दो रोग का ही क्वेश्चन आ गया। तो मतलब ये तो आपको कंठस्थी कर लेना है, वो एक ही से 2 पेज में दिया। या तो मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के ही आऊँगा इसका, रुक जाइए आप, 1-2 दिन में लेकर आऊँगा। तारों की तिर्जा मापने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए तारे का जो तिर्जा मापा जाता है वो स्क्रू गेज के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। स्क्रू गेज मतलब इस टाइप के होता है, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग किए होइएगा तो देखिए ही होइएगा, क्योंकि हम लोग तो इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पर। और ये क्या होता है कि आपको अगर कोई भी मेजरमेंट करना है तो इसके ऊपर ऐसे लगा रहता है, ठीक है। आप इसको अगर मतलब रोल आउट कर करके और इसको छोटा बड़ा करना है, इस बीच में आपको ऑब्जेक्ट को डालना है, फिर इसके बाद इसका थिकनेस, जैसे कि आप जो भी प्लेट बनाएं वो मतलब जिस टाइप के भी आपको चीज़ को मापना है तो ये एक्सटर्नल चीज़ों को इससे मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख करके उस चीज़ों को मापते हैं। तो चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका स्क्रू गेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि जब एक लोहे की कील को नीले कॉपर, यहाँ देखिए ध्यान देखिए, नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई मतलब पहले है जो है इसमें कैसा है, तो नीले कॉपर, नीले कैसा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए कि एक कील को लिए और इस कील को डाल दिए इसमें। जब इसमें लोहे का कील को डालेंगे
लोहे की कील को डालेंगे तो अगला में क्या होगा कि लोहा की कील तो अंदर डूब गया, लेकिन ये विलयन कैसा हो गया, तो हरा हो गया, हरा हो गया। तो ये किस लिए हुए थे, क्योंकि इसमें जो लोहे का जो विलयन था, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसको डिस्प्लेस्ड कर दिया किसने, मतलब उसको हटा दिया लोहा ने। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए, कि आयरन कॉपर को विस्थापित करता है, आयरन कॉपर को विस्थापित करता है। मतलब जब ये लोहे की कील डाल दे तो आयरन कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अगर मैं आपको रिएक्शन के थ्रू दिखाऊं तो देखिए इसका रिएक्शन कैसे, जैसे कि मान लीजिए पहले ये लोहा था, कील था, तो ये कैसा था, सॉलिड था। अब इसको हम डाले कहाँ, तो कॉपर के किसे, एक्वा सॉल्यूशन में हम डालें, ठीक है। तो ये आगे क्या बन गया, मैं आपको रिएक्शन, इधर मेरा पेन नहीं चलता, मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब देखिए तो आगे जो बन गया ये आयरन Fe2 प्लस एक्वा बन गया, इसका आयरन का सॉल्यूशन बन गया, प्लस में क्या, कॉपर जो हो गया, अब ये सॉलिड बन गया, ठीक है। तो यही जो यहाँ पे देखिए अब क्या, कि यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन था जो नीला था, ठीक है, कॉपर का सॉल्यूशन नीला होता है, और जब ये आयरन का सॉल्यूशन बना तो ये कैसा हो जाएगा, हरा हो गया। तो यहाँ पे देख रहे आयरन का जब ये सॉल्यूशन बना तो ये आयरन का एक्वा सॉल्यूशन बन गया, तो अब ये हरा हो गया। तो यही इसका आंसर हो, मतलब क्या किया, आयरन का इसमें कील जाते ही इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया, मतलब उसको विस्थापित कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय है, मतलब यूनी सेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं है, ये पूछ रहा है, यूनिसेलुलर नहीं है। बाहर इस बात पे आपको बहुत ध्यान रखना है परीक्षा में कि नहीं यह है, क्योंकि थोड़ा भी देख रहे हैं इधर छुप गया है, ये इधर यूनिसेलुलर जब ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ सब ऑप्शन दिख रहा है। देखिए ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, और ये भी यूनिसेलुलर है, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर होता है। तो मल्टी सेलुलर का आप क्या कीजिए कि एग्जाम्पल उसका 2 ही 3 होता है, आप लिख लीजिए। जैसे कि मल्टी सेलुलर में एक होता है हाइड्रा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा कि जानवर, और तीसरा हो जाएगा पेड़। अब जानवर के अंदर सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि मतलब एनिमल्स के अंदर जितना कुछ आप देख रहे हैं वो सब आ जाएगा, जैसे कि हम लोग भी उसी में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यूनी सेलुलर का बता देता हूँ, ये तो हो गया कि मल्टी सेलुलर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और यूनी सेलुलर में आ जाएगा, यूनी सेलुलर में आपका तो ये हो गया अमीबा हो गया, दूसरा पैरामीशियम हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, यूग्लिना हो गया, और चौथा हो जाएगा क्या, ईस्ट लिख लीजिए। ईस्ट जो होता है ये भी होता है कैसा, तो यूनिसेलुलर ही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा सुरक्षित होता है। तो रीढ़ की हड्डी जो सुरक्षित होता है ये होता है आपका कशेरुकी स्तंभ के द्वारा। रीढ़ की हड्डी कहाँ होता है, तो बैक साइड में होता है, पीछे में होता है, ठीक है। कपाल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इसमें कितना हड्डी होता है, तो कपाल में 8 हड्डी होता है, ठीक है, हड्डी होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा जो इससे कई बार क्वेश्चन आया है, पिछले बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, आप सीधे ऐसे समझ लीजिए, अगर याद नहीं रहता है आपको, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मस्त से मेडुला ऑब्लोंगेटा, आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस चीज़ को हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप, उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है मस्तिष्क के पीछे वाला भाग होता है। तो हम जैसे कि अगर हमारा श्वास चल रहा है तो इसको हम कंट्रोल थोड़ी किए हुए, अपने आप कंट्रोल हो रहा है ना। तो जैसे कि श्वसन नियंत्रण, आप यहाँ पे लिख लीजिए, श्वसन का नियंत्रण, ठीक है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसका नियंत्रण होगा, ब्लड प्रेशर का हो गया, श्वसन का हो गया। जैसे कि हृदय का धड़कन है, ठीक है, जैसे कि हार्ट बीट, तो ये सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका 4 हो जाता, बाकी ये सब आपको समझने के लिए था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ कह रहा है कि डैश डैश के बढ़ने से वाष्पीकरण के दर बढ़ जाता है। तो एरिया यानी कि सतह के क्षेत्र को बढ़ने से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखिए कभी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा गर्म खाना रहता है, आप बड़ा सा थाली में रख लेते हैं तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, यह है ना। जैसे कि आपका ये भोजन रखा हुआ है, अब बड़ा सा थाली में रख लेते जल्दी ठंडा हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ छोटा सा बाटी में अगर रख लीजिएगा, यहाँ पे बाटी में अगर रख लीजिए इतना ज़्यादा, तो ये क्या होगा, जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ क्या हुआ, आप क्या देखिए यहाँ पे कि सतह एरिया इसका बढ़ गया तो वाष्पीकरण जल्दी हुआ, मतलब जल्दी ठंडा हो गया, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए। लेकिन ये सिर्फ सतह एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, हो सकता है कि आपको दूसरा ऑप्शन दे, जैसे कि ये टेम्परेचर मतलब वहाँ का टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। प्लस में वहाँ पे हवा की गति कितना है, मतलब वहाँ पे जो एयर चल रहा है उसका रेट कितना है, हवा की गति मतलब ज़्यादा अगर तेज़ हवा हो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद
आर्द्रता, वहाँ पे जो है नमी है वो कितना है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नमी है, एकदम पूरा मतलब घमासान है, तो वहाँ पे क्या होगा, जल्दी चीज़ें वाष्पीकरण नहीं होता है। लेकिन अगर कम नमी रहता है वहाँ वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है, ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है वाष्पीकरण, ठीक है। और आपको पता होगा कि वाष्पीकरण क्या होता है, मैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और बॉयलिंग दोनों बहुत अच्छे से समझाया था पहले के वीडियो में, ठीक है। तो आप सब वीडियो देखते रहिए, जहाँ जो क्वेश्चन अच्छा आता है वहाँ मैं उसको इतना डिटेल अच्छे कर देता हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन आगे पीछे से आएगा तब बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का, तो देखिए वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मैं बोल रहा हूँ, अब सुन लीजिए। जैसे कि सर्च लाइट हो गया, वहाँ भी किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा देखिएगा, जो दांत चिकित्सक जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा दांत के छोटे छोटे पार्ट को देखने के लिए, अंदर कोई डिफेक्ट चीज़ को देखने के लिए उसका यूज करते हैं डॉक्टर, क्योंकि उस चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं इसलिए। और तो जैसे कि आप कभी सुने हो जाए कि सोलर कुकर, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो सौर ऊर्जा को एकत्रित करते हैं सोलर भट्टी में, तो वहाँ भी इसी का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि हेडलाइट में भी हो गया, टॉर्च में भी हो गया। तो यहाँ जैसे कि आप सेविंग कराने के लिए जाते होइएगा, तो वहाँ जो सेविंग मिरर जो आपका लगा रहता है, हजामती दर्पण जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी क्या है, अवतल दर्पण का ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा उत्तल दर्पण का भी देख लीजिए। उत्तल दर्पण का क्या है, तो साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखिए होइएगा, ड्राइवर के बगल में एक छोटा सा शीशा लगा रहता है, तो इस साइड मिरर का काम क्या होता है, पीछे के व्यू को एकदम एग्जैक्ट और इसको सिर्फ छोटा करके दिखाना होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सड़क पे लाइट लगा होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो सड़क पर के लाइट में अवतल का प्रयोग नहीं होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है सड़क लाइट में। और क्यों होता है, तो देखिए जैसे कि आप सड़क का लाइट देखे होइएगा तो बहुत ऊपर में लगा रहता है, और उसका पर्पस क्या होता है, नीचे डायरेक्ट फोकसित एक जगह पे नहीं करना, उसका मतलब होता है रोशनी को चारों साइड में फैलाना। तो जब भी रोशनी को फैलाने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे क्या, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कम होता है। मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, तो कितना गुना कम होता है, 6 गुना कम होता है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा बस 10 सेकेंड में बता दूंगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी हो गया, और यहाँ क्या होगा, चंद्रमा। तो मास अगर पृथ्वी पर m है तो चंद्रमा पे भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर g यहाँ पे g है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये g को अगर हम देखेंगे ग्रेविटी को, तो यहाँ g/6 हो जाएगा। अगर मैं वेट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर वेट होगा mg, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg/6 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसमें कहीं से भी फैक्टर उठ जाता है, ठीक है। कई बार आपको ये पूछ लेता है कि चंद्रमा पर क्या चेंज नहीं होगा, तो मास कहीं भी चेंज नहीं होता, चाहे आप जिस ग्रह पर लेकर चले जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है क्या होता है, तो वो भार होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पिंड है, कोई m है, मास है, और उसके जो ऊपर करने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम कर रहा है, तो मतलब क्या mg ही तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, भार के ही बराबर होगा ना। बात समझ गए ना आप। जैसे कि ये मास होता है, तो मास में आप क्या देखते हैं हमेशा, जैसे कि मास कोई भी है, ठीक है, मास है, इसके ऊपर अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल अगर काम कर रहा है जी से, अगर इसको आगे पीछे कुछ भी कर रहा है, चाहे इसको ऊपर लग ही रहा है, तभी इसका भार जो होगा क्या हो जाएगा, मतलब ये भार के बराबर ही होगा ना। अगर कोई मास है उसके ऊपर अगर हम जी लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फाइनली वो भार के बराबर होगा। आप भार से यहाँ एक चीज़ याद रख लीजिए, क्या, कि जब भी अगर कोई भी बॉडी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मास है जो फ्री फॉल गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस केस में पूछा जाता है क्या, तो अभिष्ट भार पूछा जाता है। तो देखिए जब भी आपको भार निकालना हो, जैसे कि W, और यहाँ पे अभिष्ट लगाया है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है, अभिष्ट भार, ठीक है। तो ये क्या होता है कि mg माइनस में क्या ma होता है, ठीक है। जैसे कि mg तो ये होगा कि कोई भी चीज़ अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो इतना फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे g जो होता है, जब ये a जो होता है फ्री फॉल गिर रहा है, तो मतलब g होता है, वहाँ पे a g के बराबर हो जाता है। ये होता है किसके, g के बराबर हो जाता है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देखिए ये होता है g के बराबर हो जाता है। तो जब a g के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अभिष्ट भार जो हो गया 0 हो गया। किस केस में, जब बॉडी कोई भी मास जो है, मास ऊपर से नीचे गिर रहा था, कैसा, तो फ्री फॉल हो रहा था उस केस में, ठीक है। और फ्री फॉल हो रहा है तभी भी, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछता है कि अगर कोई भी बॉडी ऊपर से गिर रहा है नीचे की तरफ, कोई मास है कोई पिंड, ठीक है, ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, तो जी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है इस बॉडी के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका
जनरल साइंस का पेपर जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ, और कल मैं जनरल नॉलेज का डिस्कस कर दिया था पीछे, ठीक है, और मैथ का भी कर दिया था, और एक सेक्शन और बचा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, उसको मैं कल आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं हर दिन एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, और जो भी कंटेंट दूंगा वो अच्छा से कंटेंट दूंगा और उतना ही डिस्कस करूँगा जो आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।